सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 27 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसने एसीसी पुरुष इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2023 को जीत लिया है। तो आंसर होगा पाकिस्तान ने। तो एसीसी यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल मेंस इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2023 की हम बात कर रहे हैं। इसका फाइनल हुआ अभी कोलंबो श्रीलंका में। इस बार ये इसका 5वां संस्करण था और इसको जीत लिया है पाकिस्तान ए क्रिकेट टीम ने। किसे हराया या उपविजेता कौन रहा? तो भारत एक क्रिकेट टीम इसमें उपविजेता रही। तो इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की ये लगातार दूसरी जीत है। इससे पहले उसने ढाका बांग्लादेश में बांग्लादेश को हरा करके 2019 के फाइनल में ये कप जीता था। अच्छा, मैं भारत क्रिकेट टीम की जगह भारत ए क्रिकेट टीम या ए क्यों लगा रहा हूँ, ये ए शब्द क्यों लगा रहा हूँ? जैसे हमने कहा भारत ए क्रिकेट टीम, तो ये इंडियन नेशनल क्रिकेट टीम का दूसरा स्टेज है। मतलब इसमें ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो आमतौर पर राष्ट्रीय टीम में जगह बनाने के रास्ते पर होता है। तो सिंपल सा याद रखना है, एसीसी पुरुष इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2023 को अभी जीत लिया पाकिस्तान ए ने। इसका पहला संस्करण 2013 में हुआ था सिंगापुर में, उसको भारत ने जीता था। बाकी एशियन क्रिकेट काउंसिल की बात करें तो स्थापना होती है 1983 में, हेडक्वार्टर है कोलंबो श्रीलंका में और प्रेसिडेंट है जय शाह। और इसी तरह से आपको याद आएगा पहले एसीसी अंडर 23 वुमेन T20 इमर्जिंग एशिया कप 2023 जो भी हांगकांग में हुआ था, ये पहली बार हुआ था। इसको भी इंडिया ने जीता था बांग्लादेश को हरा करके। और अभी अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप जो साउथ अफ्रीका में हुआ, ये भी पहली बार हुआ था। इसको भी भारत ने जीता इंग्लैंड को हरा करके। और अभी वुमेन्स प्रीमियर लीग जो पहली बार हुआ, पहला संस्करण था, इसको मुंबई इंडियंस ने जीता दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके। और अगर मैं आपसे पूछूं अभी रणजी ट्रॉफी को किसने जीता, तो आंसर होगा सौराष्ट्र ने बंगाल को हरा करके। और ईरानी ट्रॉफी, इसका संबंध भी क्रिकेट से है, इसको जीता शेष भारत ने मध्य प्रदेश को हरा करके। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में देश का पहला गिग वर्कर्स बिल ये किसने पारित किया, तो आंसर होगा राजस्थान ने। अच्छा, हम आगे बढ़े प्रश्न में उससे पहले एक डाउट हमारे मन में आएगा कि गिग वर्कर्स ये किनको कहा जाता है। तो इसे मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे एक कंपनी है, उसमें आपको पता है कुछ तो परमानेंट वर्कर्स होंगे, यानी कि कुछ स्थायी कर्मचारी होंगे जिन्हें कंपनी के द्वारा जो भी वेतन भत्ते, जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं, पेंशन वगैरह, वो सब दिया जाएगा। पर उसी कंपनी में कुछ अस्थायी कर्मचारी भी होंगे जिन्हें केवल उनके काम के लिए ही पैसा दिया जाएगा, जितना वो काम करेंगे उतना पैसा होगा, और उसके अलावा और कोई फ़ायदा कंपनी के द्वारा कोई भी सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी। जैसे कि फूड डिलीवरी करने जो आते हैं, या आपने ऑनलाइन सामान परचेज किया अमेजन वगैरह से, तो वो आपके घर तक डिलीवर करने आते हैं, वो लोग, उन्हें आप गिग वर्कर्स कहेंगे। तो अभी इन्हीं के लिए देश का पहला गिग वर्कर्स बिल पास हुआ राजस्थान में, उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए। अब राजस्थान से इंपॉर्टेंट कुछ करंट अफेयर्स को मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, ध्यान से सुनना। पहले ये रहा मैप में राजस्थान, देखो आप। अभी हमने पढ़ा था कि दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनकर तैयार हुआ राजस्थान के कोटा में, चंबल रिवर फ्रंट जिसे कहेंगे। और अभी न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करने वाला देश का पहला राज्य भी बना राजस्थान। और अभी राजस्थान ये ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को जन्म प्रमाण पत्र जारी करने वाला भी पहला राज्य बना। उसके अलावा राइट टू साइट और राइट टू हेल्थ पॉलिसी को लागू करने वाला पहला राज्य भी राजस्थान है। और अभी मिस इंडिया 2023 का खिताब एक राजस्थानी ने जीता है, यानी कि नंदिनी गुप्ता ने, ये कोटा राजस्थान से हैं। अभी पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग 2023 का आयोजन हुआ था जयपुर राजस्थान में। और अभी राजस्थान में 19 नए जिले बने थे और बढ़ के टोटल हो गए हैं 50 जिले। 3 नए संभाग बने हैं, पहले 7 थे, तो टोटल 10 संभाग हो चुके हैं। और एक याद रखना, मरु महोत्सव ये मनाया जाता है जैसलमेर में, और ऊंट महोत्सव मनाया जाता है बीकानेर में। और भारत की पहली व्यवहारिक प्रयोगशाला ये स्थापित होगी जयपुर में ही। अभी राजस्थान के सीकर में लक्खी मेले का आयोजन भी हुआ था। और प्रधानमंत्री जी ने जल जन अभियान का उद्घाटन किया था राजस्थान के सिरोही जिले में। संविधान पार्क ये कहाँ पे स्थापित हुआ, तो आंसर होगा राजस्थान में। बाकी राजस्थान की कैपिटल जयपुर हो गई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, गवर्नर है कलराज मिश्र। 3 टाइगर रिजर्व आपको यहाँ पे मिलेंगे, सरिस्का, रणथंभौर और मुकुंदरा हिल्स। और अभी राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व भी तो बन गया, जो कि देश का 52वां है। कौन सा? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, ये आपको मिलेगा
बूंदी में। तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना आप, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी बढ़ा दी गई है? तो आंसर होगा 65 ईयर्स। तो अभी तक उत्तर प्रदेश में सरकारी डॉक्टरों के रिटायरमेंट एज थी 62 ईयर, पर अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए सरकारी डॉक्टरों के रिटायरमेंट एज को 62 ईयर से बढ़ा के 65 ईयर कर दिया। वर्तमान में 19,000 स्वीकृत पदों पर मात्र 14,000 डॉक्टर काम कर रहे हैं। तो डॉक्टरों की कमी तो आनी ही है, तो इसका तो एक अच्छा सा इलाज है ना, जो पद खाली हैं, जो आपकी वैकेंसी, उनको भरो ना। क्यों इन्हें इकट्ठा करके रखा जाता है इलेक्शन के लिए? ये हर सरकार का ये ड्रामा है। अच्छा, आप तो यूँ बताओ, हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज कितनी होती है? 62 ईयर। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की होती है 65 ईयर। तो ध्यान रखना ये। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में फिर से टाटा स्टील के एमडी सीईओ कौन बने हैं? तो आंसर होगा टीवी नरेंद्रन। तो अभी टाटा स्टील ने एक बार फिर टीवी नरेंद्रन को अपना एमडी सीईओ अपॉइंट किया है। अच्छा, यहाँ पे टाटा से संबंधित कुछ और भी जो कंपनीज हैं, उसकी सब्सिडरीज हैं, उनके अपॉइंटमेंट्स मैं आपको कराऊंगा जो भी न्यूज़ में थे। जैसे कि के कृतिवासन ये टीसीएस के सीईओ बने, एक प्रवीर सिन्हा ये टाटा पावर के एमडी सीईओ बने थे, और आर मुकुंदन टाटा केमिकल्स के एमडी सीईओ बने ये। और टाटा ग्रुप के संस्थापक कहे जाते हैं जमशेदजी टाटा। और अभी हमने पढ़ा भी था कि मार्केट कैपिटलाइजेशन, बाजार पूंजीकरण के हिसाब से जो टीसीएस है ये दूसरे स्थान पे थी अभी तक रिलायंस इंडस्ट्रीज के बाद भारत में, लेकिन अब ये तीसरे स्थान पे आ गई, दूसरे स्थान पे आ गई है एचडीएफसी बैंक। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, 26 जुलाई 2023 को कारगिल दिवस की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो आंसर होगा 24वीं। तो 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के बलिदान का सम्मान करने के लिए हर साल 26 जुलाई को कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है, और इसका नाम ऑपरेशन विजय की सफलता के नाम पर रखा गया। कारगिल युद्ध ये 26 दिनों की लड़ाई के बाद 26 जुलाई को समाप्त हुआ था। तो याद रखना, कारगिल दिवस हम मनाते हैं कब? 26 जुलाई को। और इस बार हमने कौन सी वर्षगांठ मनाई इसकी? 24वीं। चलो जुलाई के इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज करते हैं। 1 जुलाई को काफ़ी डे मनाए हमने, जैसे कि नेशनल डॉक्टर डे, चार्टर्ड अकाउंट्स डे, राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, जीएसटी डे, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस जो कि जुलाई के पहले शनिवार को होता है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकार दिवस है। 2 जुलाई को वर्ल्ड यूएफओ डे हो गया। 3 जुलाई को इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस है। 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे हो गया। और 10 जुलाई को राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस हो गया। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हो गया। 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मलाला दिवस हो गया। और 12 जुलाई को विश्व पेपर बैग दिवस हो गया। 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस हो गया। 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस हो गया। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे हो गया। 20 जुलाई को वर्ल्ड चेस डे है। 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन डे हो गया। 23 जुलाई को राष्ट्र प्रसारण दिवस हो गया। 24 जुलाई को राष्ट्रीय आयकर दिवस, इनकम टैक्स डे के रूप में मनाया हमने। तो जुलाई के ये इंपॉर्टेंट डेज, इनको ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसने पारंपरिक मूल्यों की रक्षा के लिए ट्रांसजेंडर विवाह और लिंग परिवर्तन पर कानूनी प्रतिबंध लगाया? तो आंसर होगा रशिया। तो अभी रशिया ने ट्रांसजेंडर विवाह और लिंग परिवर्तन पर बैन लगा दिया है। मतलब कोई पुरुष पैदा हुआ है और वो सर्जरी करा के महिला बनता है, या इसका उल्टा भी, मतलब महिला से पुरुष बन जाए, तो अब ये बैन हो गया, पूरी तरह से प्रतिबंध हो गया है रशिया में। साथ ही ट्रांसजेंडर माता पिता को बच्चों को पालने या गोद लेने की अनुमति भी नहीं होगी। तो ऐसा कानून कहाँ पे आया? रशिया में आया है। अच्छा, आपको इसी तरह से याद होगा, अभी कौन सा राज्य ट्रांसजेंडरों को जन्म प्रमाण पत्र जारी करने वाला पहला राज्य बना था भारत का? तो आंसर होगा राजस्थान। और अभी समलैंगिक विवाह को वैध यानी कि लीगल बनाने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश बना था एस्टोनिया। और अभी लातविया के पहले समलैंगिक राष्ट्रपति कौन बने थे? एडगर रिंकेविक्स। उसके अलावा अभी भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पे खुला है? तेलंगाना में खुला है। और ट्रांसजेंडरों को जॉब में आरक्षण देने वाला पहला भारतीय राज्य बना था कर्नाटक। वैसे समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला पहला देश दुनिया का कौन सा बना था? नीदरलैंड बना था। और एशिया का पहला बना था ताइवान। और रशिया की बात है तो पहले तो आपको यूं ध्यान रखना है, रशिया ना कौन से कॉन्टिनेंट में आता है?
कौन से महाद्वीप में है? तो ये 2 महाद्वीप में है, एशिया में और यूरोप में। और एक और देश है, देखो दुनिया के 2 देश हैं जो 2 महाद्वीप में हैं, एक तो ये रशिया और एक तुर्की, एशिया और यूरोप में आते हैं ये। और रशिया की कैपिटल क्या है? मॉस्को है, करेंसी है रूबल, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। अभी हमने पढ़ा था रशिया का SBER सेबर बैंक ने भारत में कहाँ पे IT यूनिट स्थापित किया? बंगलुरु में। और ये वही सेबर बैंक है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट जिसका नाम है गीगा चैट उसको लॉन्च किया था। वैसे आप जानते हो अभी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स भी आया था जिसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया, तो उसमें भारत 127 नंबर पे है, तो ये भी ध्यान रखना। पॉइंट्स बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में ब्रिटिश ओपन में पहली बार टॉप 10 में शामिल होने वाले भारतीय गोल्फर कौन बन गए? तो आंसर होगा शुभंकर शर्मा। तो ब्रिटिश ओपन ये दुनिया का सबसे पुराना गोल्फ टूर्नामेंट है और अभी इसका 151वां संस्करण आयोजित हुआ, जिसमें भारतीय गोल्फर जिनका नाम है शुभंकर शर्मा, ये उत्तर प्रदेश के झांसी के रहने वाले हैं और अभी इसमें उनकी 8वीं रैंक आई है और इस प्रकार ये टॉप 10 में शामिल होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। तो इनका नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या पता एग्जाम में यही पूछ लें कि बताओ भैया शुभंकर शर्मा का संबंध किस खेल से है? तो आंसर होगा इसका गोल्फ से। और गोल्फ से संबंधित कुछ भारतीय हैं और नाम इनके ध्यान रखना, जैसे कि दीक्षा डागर, इनका नाम तो अभी 2023 में हमने पढ़ा था, लेडीज चेक ओपन 2023 गोल्फ खिताब जीता इन्होंने। अदिति अशोक भी अभी हमने पढ़ा था, एक तो हुंडई मोटर्स इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी और केन्या लेडीज ओपन टाइटल 2023 भी इन्होंने जीता था। तो ये सारे गोल्फ प्लेयर हैं, भारतीय गोल्फ प्लेयर हैं। अर्जुन अतवाल ये भी गोल्फ प्लेयर हैं, तो ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद कौन बनी है? तो आंसर होगा फांगनॉन कोन्याक। तो अभी 25 जुलाई 2022 को नागालैंड से भाजपा की राज्यसभा सदस्य एस फांगनॉन, ये ऊपरी सदन जो हमारा है राज्यसभा, उसकी अध्यक्षता करने वाली नागालैंड से पहली महिला सदस्य बन गई है। एक्चुअली में अभी 17 जुलाई को उन्हें संसद के ऊपरी सदन यानी कि राज्यसभा में उपसभापतियों के पैनल में शामिल किया गया था और वे पहली महिला हैं जिन्हें राज्यसभा के उपसभापतियों के पैनल में शामिल किया गया। एक्चुअली में अभी राज्यसभा के सभापति हैं जो उपराष्ट्रपति होते हैं, जगदीप धनखड़। एक्चुअली में अभी राज्यसभा के जो सभापति हैं जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं जो हैं जगदीप धनखड़। उन्होंने लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए 4 महिला सदस्य उपाध्यक्षों को पैनल में नामित किया और ये सभी नामांकित महिला सदस्य पहली बार सांसद बनी है। तो पुनर्गठित पैनल में अब टोटल 8 सदस्य हैं जिसमें से आधी महिलाएं हैं, यानी कि 4 महिलाएं हैं, जो उच्च सदन के इतिहास में पहली बार है ऐसा। 4 महिलाओं के नाम भी मैं आपको बता दूं। एक तो ये हो गई एस फांगनॉन, एक PT उषा है, एक डॉक्टर फोजिया खान है और एक सुल्ता देवी है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। वैसे आप सबको पता है राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करते हैं, यानी कि हमारे सभापति कौन है? जो उपराष्ट्रपति हैं वही होते हैं, यानी कि जगदीप धनखड़ है। पर अभी एक दिन के लिए 26 जुलाई के दिन राज्यसभा की अध्यक्षता की है फांगनॉन ने और इसीलिए प्रश्न में हमने लिखा है नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला सांसद कौन बनी? तो फांगनॉन कोन्याक बनी। तो प्रश्न आपको समझ में आया? अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ भाई लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो मीरा कुमार थी। वैसे अभी तक 2 महिलाएं रह चुकी है, एक तो मीरा कुमार और एक सुमित्रा महाजन। और लोकसभा के पहले स्पीकर कौन रहे? GV मावलकर। वर्तमान में तो ओम बिरला है। और वैसे अभी नई संसद भवन, इससे प्रश्न जरूर बनेगा आपके एग्जाम में। अभी हमारी ये नई संसद भवन है, इसका उद्घाटन मोदी जी ने किया था। कब? 28 मई को, जिस दिन वीर सावरकर जी की जयंती हो। कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आप ध्यान रखें, जैसे कि इसका निर्माण किया टाटा कंपनी ने, इसके वास्तुकार थे गुजरात के बिमल पटेल और किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया? सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसका आकार त्रिकोणीय है, ट्रायंगुलर है। क्षमता की बात करेंगे तो लोकसभा की 888 और राज्यसभा की 384 सीटें हैं। और लोकसभा चैम्बर ये राष्ट्रपक्षी मोर की थीम पर आधारित है, जबकि राज्यसभा ये कमल के फूल के थीम पर आधारित है। संसद भवन में 3 दरवाजे हैं जिनके नाम है ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। और एक संगोल भी स्थापित हुआ जिसकी ऊंचाई पूछ सकते हैं 5 फीट है। संगोल ये एक तमिल शब्द है और इसके शीर्ष पर नंदी की प्रतिमा स्थापित है जिसका अर्थ होता है न्याय।
जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते थे मैंने आपको एक बार रिवाइज करवा दिए, तो ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में देश के किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार मिला? तो आंसर होगा भायखला रेलवे स्टेशन। और ये कहां पर है? ये महाराष्ट्र में है। तो बात कर रहे हैं यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड की। ये मिला है अभी मुंबई के भायखला रेलवे स्टेशन को। तो मुंबई का 169 साल पुराना ये भायखला रेलवे स्टेशन, ये भारत के सबसे पुराने जीवित रेलवे स्टेशनों में से एक है। क्यों मिला इसे यह अवार्ड? तो इसके संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए इसे यह अवार्ड मिला है। देखो यूनेस्को की बात करते हैं। देखो यूनेस्को की स्थापना होती है 1945 में। फुल फॉर्म हो गई यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल एंड साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में, और डायरेक्टर जनरल है ऑद्रे उजाले। वैसे भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल यह है धोलावीरा, जो कि है गुजरात में। भारत के विश्व धरोहर स्थलों की बात करें तो इसको हमने 32, 7 और 1 में बांट दिया। 32 ये सांस्कृतिक स्थल है, 7 प्राकृतिक स्थल है, और एक विश्व का एकमात्र मिश्रित स्थल है कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि सिक्किम में है। और वैसे भारत में यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत यानी कि अमूर्त धरोहरें यानी कि इंटेंजिबल साइट्स कितनी है? तो 14 है। 14 नंबर की है पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा। अच्छा, यूनेस्को में अभी फिर से कौन सा देश शामिल हो रहा है? तो अमेरिका शामिल हो रहा है। कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 78वें सत्र 78 सेशन के अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे, और वो किस देश के हैं ये भी बताना। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान सम्मेलन का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा खजुराहो में। तो अभी 5वां हेलीकॉप्टर और लघु विमान सम्मेलन का आयोजन ये मध्य प्रदेश के खजुराहो में किया गया। इसकी थीम क्या है? लास्ट माइल कनेक्टिविटी, अंतिम व्यक्ति तक पहुंच। ये 5वां है। पहला जो संस्करण था इसका ये 2019 में हुआ था उत्तराखंड में। 5वां हो रहा है मध्य प्रदेश के खजुराहो में। खजुराहो से याद आएंगे खजुराहो के मंदिर जिनका निर्माण करवाया था चंदेल शासकों ने, और किस शैली में बने हुए हैं? नागर व पंचायतन शैली में। और हेलीकॉप्टर से याद आएगा, अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री ये कहाँ पे खोली है? तुमकुरू, कर्नाटक में। अब आपकी फटाफट सीरीज में जो जनगणना 2011 सेंसस 2011 के प्रश्न हमने करने शुरू किए थे, उसमें एक पार्ट हम कर चुके हैं, 10 क्वेश्चन हम ले चुके हैं। अगले 10 प्रश्न ये रहे आपके सामने। पहले मैं आपका टेस्ट लूंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में शीट आपके सामने। वीडियो को पॉज करके आराम से इनका आंसर लगाओ, फिर मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, इनके आंसर बताता हूँ। तो अब अपने आंसरों का मिलान करना। पहला प्रश्न पूछा था कि भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो इसका उत्तर होगा 31.2%। देखो मैं आपको दोनों बता दूं, एक तो नगरीय जनसंख्या में अगर प्रतिशत में बात करेंगे तो 31.2% हो गया, और बाकी की जो ग्रामीण जनसंख्या है वो कितना हो जाएगी? 68.8% है। और टोटल पता है आपको भारत की जनसंख्या कितनी है? जनगणना 2011 के अनुसार 121 करोड़ है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की संख्या सर्वाधिक कहाँ पर है? तो ये मध्य प्रदेश आंसर होगा। मतलब जनगणना 2011 में अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब, इनकी संख्या बताई गई है 10 करोड़, जिसमें से सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है, लेकिन प्रतिशत वाइज पूछे, परसेंटेज वाइज, तो मैक्सिमम लक्षद्वीप में है। उसी तरह से अनुसूचित जाति की अगर बात करते हैं तो उसकी संख्या बताई गई है लगभग 20 करोड़, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है, और परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा पंजाब में है 31.9%। तो ये भी मैंने आपको एक्स्ट्रा जानकारी और दे दी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है। तो ये थोड़ा नया प्रश्न हो सकता है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे जनगणना से संबंधित जितने भी प्रश्न मैं आपको कराऊंगा सारे ये एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न होंगे। तो इसका उत्तर होगा 7 वर्ष की उम्र से ऊपर की जनसंख्या से। एक्चुअली में जो साक्षरता दर, लिटरेसी रेट निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? तो ऊपर तो आता है साक्षरों की संख्या, नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन, और नीचे आता है 7 वर्ष से अधिक आयु वाली संख्या इंटू 100। मतलब नीचे हम क्या लेते हैं भाई, साक्षरता दर कैसे निकलेगी? मान लो पूरे भारत में 100 लोग रहते हैं, जिसमें से 20 पढ़े लिखे लोग हैं, तो साक्षरता दर कितनी हो गई भारत की? 20% हो गई। तो उसी तरह से ऊपर हमने रख दिया क्या? साक्षरों की संख्या, भारत में कितने लोग पढ़े लिखे हैं, और नीचे हम क्या रखेंगे? भारत की कुल जनसंख्या रखेंगे। लेकिन हमने क्या कर दिया भाई, 7 साल से नीचे वालों को तो हम हटा रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि 7 साल के ऊपर के पढ़े लिखे होंगे,
स्कूल स्कूल जाएंगे, पढ़ना लिखना सीखेंगे, तो 7 साल के ऊपर का हमने स्टैंडर्ड मान लिया। तो नीचे हम उतनी जनसंख्या लिखेंगे जिनकी उम्र 7 साल से ज़्यादा है। तो प्रश्न यही था कि भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना ये किसके अनुसार की जाती है? 7 वर्ष की उम्र से अधिक जो जनसंख्या है उससे। अगला प्रश्न है, सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य की है? तो ऑब्वियस सी बात है, बिहार की है। ये आपको पता ही है। कितनी है? 61.8%। और सबसे ज़्यादा केरल की है 94%। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की अनुमानित आबादी कितनी है? तो यहाँ पे बिहार की आबादी पूछ ली है, जनसंख्या पूछ ली है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या ये उत्तर प्रदेश की है, वहाँ पे लगभग बताई गई 20 करोड़। दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, वहाँ बताई गई 11 करोड़। और उसके बाद बिहार में लगभग 10 करोड़ जनसंख्या है। सेंसस 2011 के अनुसार बात कर रहा हूँ, बार बार मैं बोल रहा हूँ, कहीं कमेंट बॉक्स में आप ना लिख दो कि इससे तो ज़्यादा है। चलो अगला प्रश्न क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य? अभी हमने देखा उत्तर प्रदेश है, जहाँ की आबादी की बात करोगे अनुमानित 20 करोड़ है। भारत का दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य, ये भी हमने देखा अभी, ये महाराष्ट्र इसका उत्तर होगा। यहाँ की लगभग कितनी है? 11 करोड़ बताई गई। अगला है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अंतर्गत जनसंख्या में स्थिरता प्राप्त करने का लक्ष्य 2045 से बढ़ाकर कितना कर दिया? तो ये याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। आंसर होगा 2070। अगला है, भारत में शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या पूछी है। तो देखो हमने ये पढ़ा ना अभी कि ग्रामीण में और शहरों में प्रतिशत वाइज जनसंख्या कितनी कितनी थी। तो शहरों में कितनी थी? 31.2%। और हमें पता है टोटल भारत की कितनी बताई गई? 121 करोड़। तो 121 करोड़ का 31.2% अगर आप निकालोगे तो लगभग आएगा ये 37 करोड़। तो यही इसका उत्तर होगा। तो जनगणना 2011 से संबंधित ये आपका दूसरा लेक्चर है, मतलब दूसरी शीट है। अब एक और लेक्चर में लूँगा, एक और शीट हम लेंगे जिसमें लगभग 30 प्रश्न मैं आपको करा दूंगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। इतना आप कर जाओ, फिर आपका प्रश्न यहाँ से आता है तो आप 100% कर जाओगे। सेशन अच्छा लगे, मेहनत अच्छी लगती है तो लाइक करके शेयर ज़रूर करना। अभी हम कल के करंट अफेयर्स को भी रिवाइज करते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा, किसे भारतीय सिनेमा का राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा कार्तिक आर्यन को। फिर पूछा, अभी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया डॉक्टर थानी अल जायूदी, यूनाइटेड अरब अमीरात के। फिर पूछा, राष्ट्रीय आयकर दिवस इनकम टैक्स डे कब मनाया? 24 जुलाई को। फिर पूछा, आज़ादी के अमृत महोत्सव के समापन के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा अभियान शुरू किया? मेरी माटी मेरा देश। फिर पूछा, क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2024 के अनुसार छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है? तो आंसर होगा लंदन। फिर पूछा, एशियाई सर्फिंग चैंपियनशिप 2023 में भारतीय टीम ने पहली बार कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल। फिर पूछा, अभी हाल ही में किस राज्य में दुनिया का पहला हेरिटेज रिवर फ्रंट बनकर तैयार हुआ? तो आंसर होगा राजस्थान। फिर पूछा, अभी किस देश का साइबर बैंक भारत में आईटी यूनिट स्थापित करेगा? तो आंसर होगा रशिया। कहाँ करेगा? बंगलुरु में। फिर पूछा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? तो आंसर होगा हिरासर। और आखिरी प्रश्न पूछा कि भारतीय इतिहास में दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बन गए कौन? उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। और अब ऐसा लग रहा है जल्दी ये पहले नंबर पर भी आ जाएंगे, पवन कुमार चामलिंग को पीछे छोड़ करके। तो ये लो, हमने कल के करंट अफेयर्स का भी क्विक रिवीजन कर लिया। सेशन कैसा लगा बताना, अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर ज़रूर करना। अब कल के होमवर्क प्रश्न को देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा द लास्ट हीरोज नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा पल्ला गुम्मी साईनाथ ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।